हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टीसीपी के मोस्ट फेमस थ्री वे हैंडशेक के बारे में। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। वही बेसिक सिन सिनैक ऐक, 3 पैकेट्स में हैंडशेक खत्म हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, थ्री वे हैंडशेक के बिना काम चल सकता था कि नहीं चल सकता था। हम ये सब चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्री वे हैंडशेक में आपने जो बेसिक सिन सिनैक ऐक जो सुना हुआ है, उसको स्टार्ट करने से पहले भी कुछ काम होता है। काम क्या होता है? दोनों पार्टीज अपना अपना टीसीबी बनाती हैं। टीसीबी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल ब्लॉक्स। टीसीबी यहाँ भी बनता है, टीसीबी यहाँ भी बनता है। जब भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करना होता है, जब भी आप तो देख लेते हैं कि सिन पहले भेजा गया, सिन पहले नहीं भेजा जाता है। सिन से पहले ये एक एक्टिव ओपन साइड होती है, इसको बोलते हैं हम। जो भी कनेक्शन भेज रही है, जो भी रिक्वेस्ट पहली भेज रही है, उसको हम एक्टिव ओपन बोलते हैं। नॉर्मली क्लाइंट होता है। और जो ये दूसरी साइड है, जो हम सर्वर बोल रहे हैं, ये पैसिव ओपन साइड में होता है। तो दोनों साइड्स अपना अपना टीसीपी क्रिएट करती हैं। तो ये टीसीपी में क्या होता है? टीसीपी में होता है एक सोर्स पोर्ट नंबर होता है, एक डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, एक सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। यही 4 चीजें बनती है, इसलिए इसे क्वाड्रुपल या 4 ट्रिपल बोलते हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीज भेजी जाती हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लाइंट है, इसको तो सोर्स के बारे में सीधी सी बात है, क्योंकि यही खुद है सोर्स, यहीं से मैसेज जा रहा है। तो सोर्स एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर इसे पता है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये कैसे पता चलते हैं? अब देखिए, डेस्टिनेशन पोर्ट वो जिस पर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब मान लीजिए वेबसाइट HTTP वेबसाइट कर रहा है, तो HTTP वेबसाइट के लिए पोर्ट कौन सा होता है? 80 पोर्ट। और HTTPS के लिए 443। तो इस क्लाइंट को पता है कि ये डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है जिस पे वो एक्सेस करने जा रहा है, तो वो उस पोर्ट को यहाँ पे फिल कर देता है। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस होगा, तो वो उसको यहाँ फिल कर देता है। अब सर्वर के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसको इस 4 ट्यूपल यानी कि सोर्स पोर्ट, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसमें से सिर्फ एक ही चीज पता है, सोर्स आईपी एड्रेस। अब आप कहेंगे सोर्स पोर्ट नंबर क्यों नहीं पता? भाई, सोर्स पोर्ट नंबर इसलिए नहीं पता क्योंकि पोर्ट नंबर तो सर्वर का ही है, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजने वाला है या HTTPS भेजने वाला है या FTP करने वाला है। क्लाइंट कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजने वाला है, इसलिए उसे ये भी नहीं पता कि उसे कौन सा पोर्ट खोलना है। सर्वर उसी पोर्ट को लिसनिंग स्टेट में या एक्सेसिबल स्टेट में डालेगा जिस पे रिक्वेस्ट आएगी। अब उसको पता थोड़ी है क्लाइंट कौन सी पे करने वाला है। वो तो उसे तब पता चलेगा, ये इन्फॉर्मेशन तब फिल होगी टीसीपी के अंदर, जब क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ जाएगी कि हाँ, अब पता चल गया वो HTTP ही कर रहा है, इसका मतलब पोर्ट 80 फिल कर दो। या फिर HTTPS वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब 443 फिल कर दो। बाकी डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसे वहीं से मिल जाते हैं जैसी रिक्वेस्ट आ जाती है क्लाइंट की तरफ से। आई होप यहाँ तक ये टीसीबी वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, टीसीबी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें क्लाइंट भेजता है सिन मैसेज। अब सिन मैसेज भेजने से पहले आप ये समझिए कि ये थ्री वे हैंडशेक की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ऐसी क्या कमी थी जिसको ये पूरा करता है? थ्री वे हैंडशेक की क्यों? अभी थ्री वे हैंडशेक मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी 4 वे हैंडशेक के बारे में सुना है? 4 वे हैंडशेक अगर सुना है तो कमेंट्स में मुझे टाइप करके बताइए क्या होता है 4 वे हैंडशेक। अब हम 3 वे हैंडशेक का इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो टीसीपी है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये हमें पता है। आपने वो टीसीपी वर्सेस यूडीपी वाली जो मेरी पिछली वीडियो है, अगर आपने वो देखी होगी, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करी है। एक अच्छी खासी लंबी 30-35 मिनट की वीडियो बनी थी। तो उसमें पता था कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि उसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। कभी भी उसे किसी दूसरी पार्टी के साथ डेटा एक्सचेंज करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है, उससे पहले वो कनेक्शन फॉर्म करता है। यानी कि स्टार्ट कनेक्शन और एंड कनेक्शन, ये टीसीपी का बिहेवियर है। अब ये करने के लिए जब कनेक्शन स्टार्ट करता है, तो जब स्टार्ट करता है उसके लिए उसे थ्री वे हैंडशेक की जरूरत पड़ती है। थ्री वे हैंडशेक में यही सिन सिनैक ऐक ये करता है वो, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो दोनों पार्टीज हैं, ये जो क्लाइंट और ये सर्वर होते हैं, इनके पास अलग अलग सीक्वेंस नंबर्स होते हैं। सीक्वेंस नंबर रेंडमली जनरेट होते हैं। ये ऑलमोस्ट 5-6 डिजिट्स का एक नंबर होता है, एक रैंडम नंबर होता है, जो दोनों पार्टीज क्लाइंट और सर्वर अपना अपना जनरेट करते हैं। और जनरेट करके, क्योंकि इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करना होता है, तो इसलिए ये एक दूसरे को वो भेज देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। वो बताते हैं कि मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, तुम्हारा सीक्वेंस नंबर ये है। ये सब डिस्कशन दोनों के बीच में होता है। तो वो सीक्वेंस नंबर एक दूसरे तक पहुंच जाए, इसके लिए थ्री वे हैंडशेक करा जाता है, सो दैट बोथ पार्टीज कैन नो ईच अदर। यहाँ तक क्लियर है? उसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है इसका, वो ये होता है कि दोनों पार्टीज के पास अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस क्या? ये जो आप ये देख रहे हैं ना, जो सिन के अंदर जा रहा है, ऐसा ही हर पैकेट में जाता है ऑप्शंस। सिनैक में भी जाएगा, ऐक में भी जाएगा, सबके साथ ऑप्शंस जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये इनिशियल जो ऑप्शंस भेजे जाते हैं, ये टीसीपी ऑप्शंस बोलते हैं। इसको हम किसी अलग वीडियो में डेप्थ में डिस्कस करेंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है। पर अभी के लिए आप समझिए
इस ऑप्शंस में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भेजी जाती है, जैसे एमएसएस भेजा जाता है, टाइम स्टैम्प भेजा जाता है, सैक सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट परमिटेड है कि नहीं है ये भेजा जाता है। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो इस टीसीपी ऑप्शंस में भेजी जाती हैं। अब इन ऑप्शंस को आपस में एक्सचेंज करना, वो भी इसी थ्री वे हैंडशेक में यहाँ पे करा जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन ऑप्शंस के बेसिस पर ही सब चीज़ डिसाइड होती है, कितना विंडो साइज होगा, कितना स्केलिंग फैक्टर होगा, ये सारी चीज़ें, एक्नॉलेजमेंट किस तरह की होगी, किस तरह एक्नॉलेजमेंट्स काम करेंगी, सारी चीज़ें यहीं से डिसाइड होती हैं, जो आपस में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पैकेट होता है जिसे हम सिन पैकेट बोलते हैं, उसके अंदर ये सीक्वेंस नंबर जाता है। ये सीक्वेंस नंबर जो आप ISN से पता करते हैं, ISN मतलब इनिशियल सीक्वेंस नंबर। इनिशियल सीक्वेंस नंबर ये एक्स जा रहा है, एक्स किसका सीक्वेंस नंबर है, ये क्लाइंट का है। और हम अज्यूम करते हैं कि जो सर्वर का सीक्वेंस नंबर है वो वाई है। ये दोनों ही बड़े बड़े 6 डिजिट्स नंबर्स हैं, 6 डिजिट्स रैंडम नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक्स और वाई का कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ आपस में भेजे जाते हैं। अपना सीक्वेंस नंबर ये सिन पैकेट के अंदर अभी भेज रहा है ये क्लाइंट, तो क्लाइंट ने सिन पैकेट के अंदर अपना सीक्वेंस नंबर भेजा, उसके साथ ही कुछ ऑप्शंस भेज दी। इन सबको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। उसके जवाब में जो सर्वर है, सर्वर ने अपना ACK भेजा। ACK का मतलब क्या हो गया कि क्लाइंट ने जो सिन पैकेट भेजा है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ। और एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है, जब एक्नॉलेज करा जाता है तो उसमें सीक्वेंस नंबर जो क्लाइंट ने भेजा जाता है उसमें +1 कर देता है और उसको क्लाइंट के पास वापस भेज देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं एक्स तक के, जहां तक आपने भेजा था, क्लाइंट से कहता है कि जहां तक एक्स तक आपने पैकेट्स भेजे थे, ये जो डेटा भेजा था, यहां तक मैं एक्नॉलेज करता हूं, आप मुझे x+1 भेजिए, यानी कि नेक्स्ट पैकेट भेजिए। तो इसके भेजने का, मान लीजिए क्लाइंट ने भेजा था x की वैल्यू है 1, तो जब ये सर्वर ACK भेजेगा तो सर्वर ACK में करेगा 1+1 यानी कि ACK 2। ठीक है, यानी कि आप मुझे सेकंड पैकेट भेजिए, मेरे पास फर्स्ट पैकेट आ गया आपका। तो ये होता है ACK का मतलब। इसके साथ ही सर्वर अपना सिन मैसेज भी भेजेगा, और सिन मैसेज के अंदर वो अपना सीक्वेंस नंबर बता देगा कि मेरा सीक्वेंस नंबर है वाई, यही कोई 6 डिजिट रैंडम नंबर। इसी के साथ ही वो अपने ऑप्शंस भेजेगा। ऑप्शंस में वही एमएसएस भेजे जाएंगे, टाइम स्टैम्प भेजे जाएंगे, अपने अपने फील्ड्स भेजे जाते हैं, वो सब डिस्कस होते हैं। हम अभी डिस्कस करेंगे इनके अंदर और क्या क्या भेजा जाता है। और देखिए, इस पैकेट को पढ़ा कैसे जाता है, हम नॉर्मली क्या पढ़ लेते हैं, हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि ये पैकेट है सिन ACK, जबकि एक्चुअल में सिन ACK नहीं होता, ये होता है ACK प्लस सिन। क्योंकि पहले पिछले वाले पैकेट का जो क्लाइंट ने भेजा था सिन, पहले उसका ACK भेजा जाता है, उसके बाद सर्वर अपना सिन भेजता है, तो ये ACK प्लस सिन होता है, ये सिनैक नहीं होता है। हम नॉर्मल भाषा में से सिनैक बोल देते हैं क्योंकि राइम मिलती है, सुनने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। ACK सिन बोलेंगे थोड़ा सा और सा लगेगा, पर एक्चुअल में होता है ACK फर्स्ट और सिन बाद में होता है। इसलिए आप देखिए मैंने उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। जब सर्वर की तरफ से उसका ACK और सिन आ जाता है, उसके बाद ये क्लाइंट अपनी तरफ से ACK भेजता है। अब आप देखिए क्लाइंट ने भी सेम चीज करी। आप यहाँ पे नोटिस करें तो जब उसने ACK भेजा तो उसने y+1 भेजा। y क्या था, ये y था जो सर्वर का सीक्वेंस नंबर था, इनिशियल सीक्वेंस नंबर, उसमें उसने 1+ ऐड किया और उसके बाद भेज दिया उसने। उसी के साथ ही ये अपने ऑप्शंस भेजता है। तो चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है कि ऑप्शंस सारे पैकेट्स में भेजा जाता है, तीनों पैकेट्स में। कुछ लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन सिर्फ सिन पैकेट में भेजा जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर आप RFC देखेंगे तो चाहे इसमें ज्यादा भेजा जाता है, बाकी में कम भेजा जाता है, लेकिन भेजा तीनों में जाता है ऑप्शंस, TCP ऑप्शंस। अब यहां तक समझने के बाद अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ये जो आप थ्री वे हैंडशेक देख रहे हो, ये एक्चुअल में TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और टर्मिनेशन का एक पार्ट है। टोटल में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में पहला जो पार्ट है वो सेटअप है, जिसे हम थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। सेटअप यानी कि कनेक्शन सेटअप करना। दूसरा जो पार्ट है उसके बाद है, उसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, ये एस्टेब्लिश हो गया। तीसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन मतलब कनेक्शन क्लोज करना। तो यहाँ पे हमने सेटअप किया, यहाँ पे एस्टेब्लिश स्टेट में हम डेटा भेजते हैं। एस्टेब्लिश स्टेट का काम यही होता है कि एक बार दोनों साइड अपने एस्टेब्लिश स्टेट में पहुंच जाएं, उसके बाद हम डेटा एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा डेटा एक्सचेंज वगैरह पूरा हो चुका है, अब हमें उस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि क्लोज कर देते हैं। ये टर्मिनेशन का मतलब होता है। ये जो हम अभी थ्री वे हैंडशेक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ सेटअप का पार्ट है। ये कंप्लीट, जब थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये दोनों पार्टीज, ये क्लाइंट भी और सर्वर भी, दोनों अपने अपने एस्टेब्लिश्ड स्टेट में आ जाते हैं। एस्टेब्लिश में क्यों आते हैं, क्योंकि उसके बाद वो डेटा भेजने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने, क्लाइंट ने ये सिन भेजा और सिन वहां तक पहुंच गया, ये हमने अज्यूम कर लिया। कई बार ऐसा होता है, हम क्लाइंट सिन भेजता है और सर्वर के पास पहुंचता नहीं, कहीं भी नेटवर्क इशू की वजह से ड्रॉप हो जाता है या कुछ भी है, उसका हमें ACK नहीं आता। तो उस केसेस में क्लाइंट क्या करता है, आप बोलेंगे रीट्रांसमिट करता है।
करता तो रिट्रांसमिट ही है। कितनी बार करता है, क्या प्रोसेस है उसका? देखिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में क्या होता है कि जब एक बार में सेंड नहीं गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम या किसी भी इश्यू की वजह से, तो ये क्लाइंट उसको दोबारा भेजेगा इस तरीके से कि हर अटेम्प्ट जो होगी वो पिछले वाले का डबल टाइम लेगी। डबल टाइम कैसे? कि जैसे सिन यहाँ भेजा गया था, अगला उसने भेजा 3 सेकंड्स पे, 3 सेकंड पे भेजा सिन, मान लीजिए वो भी नहीं गया, फिर उसके बाद जो रीट्राई वो करेगा वो 3 का डबल यानी कि 6 सेकंड्स बाद रीट्राई करेगा। मान लीजिए ये वाला सिन भी नहीं गया, उसके बाद वो 6 का डबल यानी कि 12 सेकंड्स बाद ट्राई करेगा। मान लीजिए ये भी नहीं गया, उसके बाद वो 24 सेकंड्स बाद 20 यानी कि 12 के बाद 24 सेकंड्स तक वेट करेगा, उसके बाद फिर रीट्राई करेगा। मान लीजिए ये भी नहीं गया, उसके बाद वो 48 सेकंड्स बाद करेगा। वो ये नहीं कि लगातार तीन 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 या थोड़ी थोड़ी देर में भेजता चल, नहीं, वो इस फंडे से पिछली वाली वैल्यू के डबल के बाद उस सिन पैकेट को फिर से रीट्राई करेगा। इमीडिएट नहीं करेगा, इतना वो वेट करेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। इसका मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ाता जा रहा है वो, हर चीज का डबल 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 करके इसके बाद वो रीट्राई करता है। इससे क्या होता है, ये वेट करने के लिए एक मेथड है, ताकि अगर बाई चांस, क्योंकि पॉसिबल है कि एक बार भेजा लेकिन टाइमली सिन नहीं पहुंचा, मान लीजिए थोड़ी देर बाद पहुंच गया, तो ये वेट जो करा था उसमें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सिन उसके पास पहुंच गया सर्वर के पास, तो वो उसका ऐक भेज देगा, हमें आगे का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम भेजते जाएं, रिट्राई 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 जल्दी जल्दी भेजते चले जाएं, और उसके पास सिन भेजने में टाइम लग रहा है, तो सर्वर के पास वो हमारा सिन पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो जब वो सिन पहुंचेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत सारे सिन भेज दिए, वो सारे सिन पहुंचेंगे, अब सर्वर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सर्वर उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एक सारी चीजें बार बार आ रही हैं, तो उसको वो एक सिन अटैक मान के उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। ये डिवाइसेस का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर सिन बार बार आ रही है तो उसे हाफ कनेक्शंस बोलते हैं, हाफ ओपन। उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया कि इस तरह सिन रीट्राई होता है। अब अगर हम बात करें, ये देखिए सीक्वेंस नंबर की मैं बात कर ली, हमें पता चल गया सीक्वेंस नंबर बड़े अलग होते हैं, रैंडम नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट्स के होते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम ये ऑप्शंस की। अब ये ऑप्शंस में ऐसा क्या खास होता है? देखिए, ऑप्शंस में एक दूसरे से नेगोशिएट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स भेजे जाते हैं कि मेरे पास ये है, आपके पास क्या है। इसमें से ही एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसे हम बोलते हैं MSS, यानी कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो जो TCP वर्सेस UDP वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि MSS क्या होता है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। MSS ये पार्टी भी करेगी, ये पार्टी भी भेजेगी, और ये भी भेजेगा, सर्वर भी MSS भेजेगा। जब अपना ये ऑप्शन भेज रहा होगा उसके अंदर ये भी अपना MSS भेजेगा, यहाँ से क्लाइंट का MSS आएगा। अब एक चीज इंटरव्यूज में पूछी जाती है, पूछी क्या जाती है, वो ये है कि आर द MSS वैल्यूज नेगोशिएटेड? क्या वो नेगोशिएट होती हैं ये दोनों MSS वैल्यूज? तो इसका आंसर है नहीं, ये कभी नेगोशिएट नहीं होती। ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं और ये इंडिपेंडेंट रहती हैं एक दूसरे से। फिर आप सोचेंगे अगर इंडिपेंडेंट हैं, डिफरेंट हैं, तो ये किस तरह काम कर रही हैं? देखिए, इस MSS वैल्यू भेजने का मतलब ये है कि क्लाइंट सर्वर से बोल रहा है कि मैं इस सेगमेंट साइज से ज्यादा बड़ा सेगमेंट लेने के लिए कैपेबल नहीं हूं, आप इससे ज्यादा मुझे बड़ा सेगमेंट मत भेजना। ठीक इसी तरीके से सर्वर भी क्लाइंट से बताता है। कई केसेस में क्लाइंट ज्यादा पावरफुल होते हैं, सर्वर कमजोर होता है, ऐसा भी देखने को आता है। तो उस केस में, ऐसे केसेस में, ये जो MSS सर्वर भेज रहा है ये सर्वर की हेल्प करता है। यहाँ पे सर्वर भी ये चीज बताता है कि क्लाइंट भाई साहब, मुझे इससे बड़ा सेगमेंट मत भेजना, ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा या हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये आप ध्यान रखिए, इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए MSS वैल्यूज नेगोशिएट कभी नहीं होती, ये अलग अलग रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और ऐसे ही यूज की जाती हैं। अगला जो पैरामीटर भेजा जाता है ये TCP ऑप्शंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, यानी कि विंडोज का स्केलिंग फैक्टर। अब स्केलिंग फैक्टर क्या होता है? स्केलिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसको कितना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका कितना साइज बढ़ा सकते हैं। अब उसका मतलब किसका? विंडो साइज। विंडो साइज क्या होता है कि देखिए, ये क्लाइंट है, ये कुछ डेटा भेज रहा है, ये सर्वर है, ये उसको रिसीव कर रहा है। सर्वर के जहां रिसीव करता है डेटा को, उसको हम रिसीव विंडो बोलते हैं। अब ये रिसीव विंडो के अंदर एक बफर होता है। ये बफर इसलिए होता है कि जब क्लाइंट सर्वर के पास डेटा भेज रहा है और सर्वर को फिर उसे एप्लीकेशन को भेजना है, जिस भी एप्लीकेशन ने वो डेटा रिक्वेस्ट करा था, तो इस तब तक, जब तक एप्लीकेशन को नहीं भेजा जाता वो, तब तक वो डेटा उसके बफर में रहता है। तो सीधी सी बात है, उस बफर का कुछ साइज भी होता होगा, उस साइज को हम रिसीव विंडो बोलते हैं, और उसका जो पर्टिकुलर साइज होता है उसको हम बोलते हैं विंडो साइज। तो इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि विंडो साइज क्या होता है। तो विंडो साइज जो रिसीवर की विंडो होती है उसका साइज होता है, क्योंकि उसके अंदर एक बफर होता है। तो यहाँ पे विंडो साइज आपको पता चल गया। अब विंडो साइज है तो फिर ये स्केलिंग फैक्टर क्या है? स्केलिंग फैक्टर ये है
कि जब विंडो साइज बनाया गया था तो टीसीपी हेडर में इतनी जगह ही नहीं थी कि विंडो साइज को बड़ा बनाया जा सके। या यूं कहिए कि जिस टाइम टीसीपी प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ था उस टाइम पे इतना फास्ट कनेक्टिविटी, फास्ट इंटरनेट, इतनी बड़ी बड़ी हाई कैपेबल डिवाइसेस, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं 32 GB 64 GB रैम बड़ा कॉमन हो गया है। अगर आप पुराने जमाने की बात करें जिस टाइम पे टीसीपी बना था, उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क चलती थी, स्टोरेज भी कम होता था, रैम भी 128 MB, 512 MB किसी किसी की बहुत बड़ी चीज होती थी। तो वो जमाना अलग था। तो उस टाइम के हिसाब से ये टीसीपी ने बनाया था, ये रिसीव विंडो जो सेट किया था, ये सही था। आज की डेट के हिसाब से सही नहीं है। इसी वजह से इन्होंने जब इनको जरूरत लगी तो स्केलिंग फैक्टर को एज एन एक्सटेंशन यूज किया। ये इनिशियली नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया कि इस रिसीव विंडो को, यानी कि हम विंडो साइज को कितना मल्टीप्लाई करें जिससे कि इस जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कैपेबिलिटी इशू है, जो डेटा मैनेजमेंट को, डेटा हैंडलिंग को जो लेके चल रहा है, यानी कि फ्लो कंट्रोल को लेके जो चल रहा है, वो मैनेज हो सके। तो हम विंडो साइज को जब स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो न्यू विंडो साइज बन के आता है। हमें पता चलता है उस जो विंडो निकल के आती है, उस विंडो को जब हमने एक्चुअल विंडो साइज है उसको स्केलिंग फैक्टर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड विंडो साइज। तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता है कि विंडो साइज और कैलकुलेटेड विंडो साइज में क्या अंतर है। सिंपल सा अंतर है, जब विंडो साइज को स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो कैलकुलेटेड विंडो साइज बन जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस में जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भेजी जाती है उसको हम बोलते हैं सैक परमिटेड। ये जब सैक परमिटेड भेजा जाता है तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से ये पता चलता है कि दोनों पार्टीज सैक यानी कि सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट करने की कैपेबल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो वो आपस में शेयर करेंगे, उसके बाद सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट करा जाएगा। अब सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट मैंने अपना टीसीपी फ्लो कंट्रोल वाला जो वीडियो था उसके अंदर डिटेल में बता रखा है, वो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो टीसीपी ऑप्शंस में जब ये सिन पैकेट भेजा जाएगा तो उसके साथ ये सैक परमिटेड वाला भेजा जाएगा। इससे दोनों पार्टीज को पता चल जाएगा, क्लाइंट और सर्वर को, कि ये भी सैक सपोर्ट करता है और ये भी दूसरा पार्टी भी सैक सपोर्ट करता है, ताकि आगे चल के ये सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को यूज कर सके। अगर ये सैक परमिटेड नहीं जाएगा या दूसरी पार्टी के पास सैक परमिटेड नहीं होगा तो सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट काम नहीं करेंगी। इसकी वजह से ये पहले ही ऑप्शंस में भेजा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो भेजी जाती है वो टीसीपी ऑप्शंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट चेकसम मेथड। अब ये चेकसम मेथड क्या होता है? चेकसम मेथड ऑलरेडी टीसीपी में होता है, इनबिल्ट होता है। ये मैंने इससे पहले वाली जो टीसीपी वर्सेस यूडीपी वाली जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने चेकसम का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन किया था। आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में से। चेकसम का बेसिकली पर्पस ये हो गया कि जो भी भेजा जा रहा है, जो भी डेटा भेजा जा रहा है, उसके हेडर्स को चेक करना कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, उस सब चीज को चेक करना। कुछ एरर्स हैं तो या तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, और अगर रिपेयर की पॉसिबिलिटी है रिपेयर कर दिया जाए, जो भी कुछ है, या सेंडर को नोटिफाई कर दिया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो दोबारा से भेज देगा सही करके। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये टीसीपी ऑप्शंस हैं, इसके अंदर ऑल्टरनेट चेकसम भेजा जाता है। ऑल्टरनेट चेकसम मतलब जो स्टैंडर्ड टीसीपी का चेकसम है उसके अलावा एक और मेथड भेजा जाता है चेकसम का। ये बैकअप के लिए रखा जाता है कि बाई चांस वो वाला बेटर ना हो तो हम इसको यूज कर लें। तो ये तो यहां तक रहा टीसीपी ऑप्शंस के बारे में और कंप्लीटली सिन पैकेट के बारे में। अब इसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहले जो डिस्कशन बीच में रह गई थी, हम कर रहे थे हाफ ओपन सेशंस के बारे में डिस्कशन। तो हाफ ओपन सेशंस क्या होते हैं? अब मान लीजिए इसने यहाँ से सिन पैकेट भेजा, लेकिन सिन पैकेट इस सर्वर के पास पहुंचा, लेकिन सर्वर ने किसी वजह से उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये सर्वर ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, मतलब क्लाइंट की तरफ से एक सिन पैकेट गया, तो इसको हम बोलते हैं हाफ ओपन। अब हाफ ओपन क्यों बोलते हैं? देखिए, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, यानी कि वो दोनों साइड से चलता है, एक साथ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, ये दूसरा हाफ पार्ट है। जब दोनों पार्ट्स मिल जाते हैं तब जाके एक फुल ड्यूप्लेक्स कनेक्शन सेटअप होता है। इसीलिए टीसीपी को हम फुल ड्यूप्लेक्स बोलते हैं या बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, दोनों साइड में काम करता है। तो यहाँ पर जब ये क्लाइंट से सर्वर की तरफ जब जा रहा है तो ये है ओपनिंग रिक्वेस्ट। सिन तो सिन का मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट टू ओपन अ कनेक्शन, वही तो है। तो ये हाफ साइड कवर किया, इसलिए हम इसको हाफ ओपन बोल देंगे। जब ये एक्ट इसका आ जाएगा वापस तो ये दूसरा हाफ साइड हो गया, यानी कि इसने भी अपना सिन भेज दिया। ये सिन भेजा ना, सिन मतलब ओपन रिक्वेस्ट। तो हाफ ओपन दोनों को मिलाकर तब जाके ये फुल पैकेट बनता है, जो कि सिन प्लस एक्ट मिलाकर बनता है। अभी जो हाफ ओपन सेशंस होते हैं, इसकी वजह से कई बार हैकर्स इसका मिसयूज करते हैं। हैकर्स क्या करते हैं, वो पता करना चाहते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है यहाँ सर्वर की साइड में हैक करने के लिए, ताकि उस पर मैन इन द मिडिल और अटैक कर सकें। बहुत सारे अटैक्स होते हैं।
तो वो सारे यहाँ पे ट्राई कर सकें जब भी उन्हें कोई ओपन पोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो इस तरह के हाफ ओपन सेशंस सिन 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 ऐसे कर करके जो सर्वर है उसको बम्बार्ड कर देते हैं। लगातार पैकेट्स भेजे जाते हैं, और जब सर्वर को पता चल जाता है कि भाई ये सारे फेक हैं, इनका कोई प्रॉपर वो नहीं है एग्जिस्टेंस, तो सर्वर उनको रिजेक्ट मारना शुरू कर देता है। कई केसेस में ये जेन्युइन होते हैं, जैसा कि हमने सिन रीट्राइज के बारे में, जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के बारे में बात की थी, वो जेन्युइन था। क्लाइंट का पैकेट किसी वजह से सर्वर के पास पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए वो बार बार रीट्राई कर रहा था। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट का जो हैकर्स होते हैं वो मिसयूज करते हैं और बार बार सिन पैकेट भेजते हैं अटैक करने के लिए, एक ओपन पोर्ट पता करने के लिए सर्वर के एंड पे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हाफ ओपन क्या होता है और इसका यूज क्या है, मिसयूज क्या है। आपको दोनों चीज पता चल गई होंगी। जब भी कभी हाफ ओपन सेशन को सर्वर को रिजेक्ट करना होता है, तो रिजेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, वो एक रीसेट पैकेट भेजता है, रीसेट, जिसके अंदर रीसेट फ्लैग सेट टू 1 होता है। उस पैकेट को भेजता है, उससे वो जो पर्टिकुलर हाफ ओपन जो पैकेट आ रहा था, जो सिन पैकेट आ रहा था, वो वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा, वो कनेक्शन क्लोज। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि देखिए आपको ये सिन पैकेट दिख रहा है, ये सेंड पैकेट यहाँ से आया, ये आपको ACK पैकेट दिख रहा है, और यहाँ से वापस क्लाइंट ने ACK पैकेट भेजा। तो इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर पैकेट के साथ, या ये पूछ लीजिए, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि क्या सिन पैकेट में डेटा भेजा जा सकता है। ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह ये पूछा जाता है, ये सिन ACK पैकेट है, क्या इसमें डेटा भेजा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। या फिर इन जनरल पूछ लिया जाता है, किस पर्टिकुलर इन तीनों पैकेट्स में से किस पैकेट के बाद, कौन सा पैकेट भेजने के बाद डेटा भेजा जा सकता है। तो आप इसका इसका मेथड समझिए कि ये किस तरह होता है। देखिए, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, तो जो इसकी आरएफसी है इसकी 0793, ये टीसीपी की आरएफसी है, ऑफिशियल आरएफसी। इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है, डेटा किसी भी पार्ट में भेजा जा सकता है, वो सिन में भी, ACK में भी, तीनों पार्ट में वो डेटा भेजा जा सकता है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये सिर्फ टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर हैं, कि एक्चुअल एप्लीकेशंस नहीं है। यानी कि जो एक्चुअल एप्लीकेशन होगी वो यहाँ कहीं बैठी होगी, अपने डेटा को भेज रही होगी, यहाँ से उसने ये टीसीपी सेंडर के पास भेजा। ऐसे ही यहाँ पर एक एप्लीकेशन कहीं बैठी होगी रिसीवर साइड में, जिसको उस डेटा की जरूरत होगी, जो इस सर्वर से डेटा उठा लेगी जब भी उसके पास उसके बफर में होगा। तो डेटा जो है वो क्लाइंट और सर्वर तक पहुंचना उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है कि जो इस एप्लीकेशन ने डेटा भेजा, वो इस एप्लीकेशन के पास पहुंच जाए, तब जाके डेटा एक्सचेंज कंप्लीट होता है, सिर्फ क्लाइंट सर्वर के बीच में नहीं। तो थियोरिटिकली जो क्लाइंट है उसने जब सिन भेजा, तो सिन के साथ वो डेटा भेज सकता है, लेकिन वो डेटा जो होगा वो सिर्फ सर्वर के पास रहेगा, सर्वर से एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि एज पर RFC 0793, सर्वर जो टीसीपी रिसीवर है, वो एप्लीकेशन को डेटा तभी भेज सकता है, या फिर यूं कहें, एप्लीकेशन जो है वो इस टीसीपी रिसीवर से डेटा तभी एक्सेप्ट करेगी जब ये कनेक्शन वैलिड हो जाएगा। अब कनेक्शन वैलिड कैसे होगा? कनेक्शन वैलिड तब होता है जब जो स्टेट होता है, जिस भी पार्टी के हम स्टेट की बात कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिश स्टेट में आ जाए। अब एस्टेब्लिश स्टेट कब आता है? देखिए, जैसे ही ये देखिए सिन आया, सिन के बाद ये सर्वर ने ACK भेज दिया, सर्वर ने ACK भेज दिया, इसका मतलब सिन की तरफ से, यानी क्लाइंट की तरफ से ये कनेक्शन फॉर्म हो गया। यहां पर आकर, इस पॉइंट पर आकर, जो क्लाइंट है वो सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड स्टेट में आ जाता है। यानी कि क्लाइंट चाहे तो ये जो ACK है, इसके अंदर जो डेटा भेजेगा, अगर डेटा भेजा इसने, तो वो इस सर्वर तक भी जाएगा और सर्वर से एप्लीकेशन के पास भी जाएगा। अब जो सर्वर है, सर्वर ने अपना जो सिन भेजा था, वो ये वाला सिन भेजा था, उस सिन का यहां पर उसके पास ये ACK आया। जैसे ही उसके पास ACK आया, ACK रिसीव करते ही उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा एस्टेब्लिश्ड में। यानी कि जो भी पार्टी जैसे ही एस्टेब्लिश स्टेट में आ जाएगी, उसके बाद वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है दूसरी पार्टी पे, और उस साइड की एप्लीकेशन उस डेटा को एक्सेप्ट करेगी, वो वैलिड डेटा होगा, क्योंकि कनेक्शन वैलिड है और कनेक्शन फॉर्म हो चुका है। लेकिन जब तक कनेक्शन वैलिड नहीं होगा, एस्टेब्लिश स्टेट में नहीं होगा, डेटा एप्लीकेशन तक नहीं पहुंचेगा। किसी भी पैकेट में भेजा जा सकता है, पर वो भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन तक पहुंचेगा ही नहीं। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो ये है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये कनेक्शन फॉर्म हो गया, यानी कि ये एस्टेब्लिश स्टेट में आ गया और ये भी एस्टेब्लिश स्टेट में आ गया, दोनों पार्टीज आ गई। अब उसके बाद ये है, अब ये बताइए कि ये जो क्लाइंट अब जो डेटा पैकेट भेजेगा, क्योंकि यहाँ एस्टेब्लिश के बाद तो डेटा एक्सचेंज ही होना है, क्लाइंट जो डेटा पैकेट भेजेगा उसके अंदर उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या होगा, और सिमिलरली जो सर्वर जो पैकेट भेजेगा डेटा एक्सचेंज के टाइम पे, उसका जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा जो भेजा जाएगा, वो क्या होगा। तो
तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि देखिए, अब तक जो क्लाइंट ने जो पैकेट भेजा था, उस क्लाइंट में उसका सीक्वेंस नंबर क्या था? एक्स। मान लीजिए एक्स था 500 और जो वाई था, वाई की वैल्यू थी 600। ठीक है? ये मान के चलिए। तो जब अब जो क्लाइंट भेजेगा, जब यहाँ से डेटा एक्सचेंज शुरू होगा, तो जो क्लाइंट भेजेगा वो भेजेगा 500 प्लस 1, ये उसका पहला डेटा बाइट होगा, जिसका पहला सीक्वेंस नंबर होगा। इसी तरह जब सर्वर जो अपना पहला जो बाइट भेजेगा, पहला जो सीक्वेंस नंबर भेजेगा डेटा एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में, वो होगा 601। ये 600 के बाद का जो उसका सीक्वेंस नंबर था हैंडशेक के टाइम पे, उसके जस्ट बाद ये +1 कर देगा। तो यानी कि यहाँ से 501 आ रहा होगा, यहाँ से 601 जा रहा होगा। आई होप ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। ये टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का एक इंट्रोडक्शन था। इसी में हमने काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, जिस तरह की मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपको पसंद आ रही हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस इस पे बनाता रहता हूँ। उसके साथ ही हो सके तो मेरी वीडियोस को और इंजीनियर्स के साथ या और अपने फेलो कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए, उनको भी समझ में आए कि ये बैकएंड पे चीज़ें काम कैसे करती हैं। किसी कॉन्सेप्ट की डेप्थ सबको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कुछ अगर आपके डाउट हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले किसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे।